नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है और रिकॉर्ड टूट गए हैं, लेकिन इसी बीच कालाबाजारी की भी जमकर तस्वीरें देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस तरह से वैक्सीन की कालाबाजारी चल रही है, इस खबर के जरिए समझिए। दरअसल जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसके बाद में जबलपुर प्रशासन एक्शन में आया। न्यू मुनीश मेडिकोज पर पुलिस और प्रशासन ने छापा मारा और इस दौरान 17,000 रुपए की रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की जानकारी सामने आई। ये दो तस्वीरें आप देखिए, काला धंधा किस तरह से इस दौरान यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके चलते प्रशासन को जब शिकायत मिली तो कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया है, छापा मारा गया है। दवा दुकान के 2 कर्मचारी भी इंजेक्शन बेचते गिरफ्तार किए गए हैं। प्रथम दृष्टया हमको ये सूचना मिली कि यहाँ न्यू मुनीश मेडिकोज में अधिक रेट पर रेमडेसिविर बेचे जा रहे हैं, जिसके वीडियो प्रमाण में के रूप में हमको जब दिखाए गए तो उसके ऊपर आके हमने कार्रवाई की। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? अब ये जांच का विषय है कि उसमें संलिप्तता किसकी किसकी थी। उसके लिए ड्रग एक्ट और आईपीसी के डिफरेंट एक्ट हैं, उसमें कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार पे भी कार्रवाई की, दुकान मालिक? अभी तो हम दुकान, प्रथम दृष्टया हमको संलिप्तता मिलने पे दुकान को हमने सील किया है। उसके बाद जांच के बाद जो चीज़ें आएंगी सामने उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, एक तरफ लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में जब इस इंजेक्शन की अस्पतालों में कमी है, जरूरत है, अब ऐसे में कालाबाजारी किस तरह से की जा रही है, किस तरह से दिन ब दिन लगातार मामले बढ़े, समझिए इन्फेक्शन रेट किस तरह से बढ़ रहा है। एक बार जरा हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं। इन्फेक्शन रेट का ग्राफ बढ़ती तारीखों के साथ में देखिए। 5 अप्रैल को जो टेस्टिंग हुई थी लगभग 12,11,612, उसमें जो केस सामने आए 1,03,000 से लगभग ज्यादा मामले सामने आए। जो इन्फेक्शन रेट था यहाँ पर 8.5% रेट था। वही अगर 6 अप्रैल की बात करें तो वही जो आंकड़े हैं टेस्टिंग के वो 12,08,330 हुए और इस दौरान जो पॉजिटिव केसेस आए वो 96,982 था। यानी कि यहाँ पे इन्फेक्शन रेट थोड़ा कम हुआ, 8.3% हुआ। लेकिन 7 अप्रैल के बाद से जो एक उछाल देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा अलग नजर आई। 7 अप्रैल के बाद से लगातार तस्वीरें जो है वो बदलती चली गई, आंकड़े लगातार बदलते चले गए। सबसे ज्यादा जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र में बिगड़ी। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 63,293 मामले सामने आए हैं। समझिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ। पिछले साल की तरह इस बार भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मामलों के साथ में है। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो 24 घंटों में 25,913 मामले पंजाब में सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। इसके बाद में जो तीसरा नंबर है वो उत्तर प्रदेश का है। 15,276 मामले कोरोना संक्रमण के 24 घंटों में सामने आ चुके हैं। ये टॉप 3 प्रदेश आप समझिए। लेकिन इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10,774 मामले 24 घंटों में सामने आए। तो कुछ इसी तरह का छत्तीसगढ़ का भी है, यहाँ पर भी 10,521 मामले सामने आए। तो कर्नाटक में 10,250 मामले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। आपने देखा लगभग किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए जरा, भले मुरादाबाद की सब्जी मंडी का हाल हो या फिर पुणे या कानपुर, 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर है, लेकिन हालात लगभग एक जैसे। यहाँ पर मंडी लगी और मंडी में भीड़ भारी उमड़ी और देखिए जरा, लोगों के चेहरे पर मास्क नजर ही नहीं आ रहा। जिनके चेहरे पर मास्क है वो उस जगह पर नहीं है जहां पर जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल सके। अब सोचिए, लोगों ने एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ एक रस्म अदायगी के तौर पे मास्क लगाया है, अपने चिन्ह पर लगाया, जबकि मास्क डॉक्टर्स कहते हैं कि फेस और नाक को कवर करते हुए लगाइए ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं, ताकि आप इन्फेक्शन के खतरे से बच सकें। लेकिन लोगों ने मास्क सिर्फ रस्म अदायगी के लिए या तो गले पर लटकाया हुआ है या तो चिन्ह पर लटकाया हुआ है। ये तस्वीरें, यही लापरवाही बहुत बड़ी वजह है मामले को बढ़ाने के लिए। इसी बीच महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लगातार बढ़ते मामलों के बीच में आज एक अहम बैठक उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के बीच की ये बैठक है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन पर निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल जिस तरह से दिन ब दिन मामले बढ़ रहे हैं, इसके चलते सर्वदलीय बैठक में भी उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए थे कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो ऐसे में लॉकडाउन बहुत जरूरी है। सभी तरह के रास्ते अपनाए गए, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं है तो संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है और आज ये इस बैठक में भी निर्णय लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना पर अहम बैठक लगातार की जा रही है।
लेकिन सवाल ये कि हालात इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों हो गए। दरअसल स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उसकी एक बानगी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में हालात बेकाबू हो चले। रायपुर में शवों का अंबार लगा है। मर्चुरी हाउस फुल हो चुके हैं, जिससे भयावह होते हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, सावधान हो जाइए, वरना कोविड की शक्ल में आ रही मौत की सुनामी को टालना नामुमकिन हो जाएगा। मॉर्चुरी में शवों को रखने की जगह नहीं बचेगी। सड़कों पर शवों के अंबार लग जाएंगे। अस्पतालों का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई ये तस्वीरें इसी आशंका को पुख्ता कर रही हैं। जिनको लगता है कोविड-19 का खतरा नहीं है, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और कोरोना की महाविनाशक चाल का अंदाजा लगा लें। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल के मॉर्चुरी में शव रखने की जगह तक नहीं बची है। कोई शव जमीन पर पड़ा हुआ है तो कोई स्ट्रेचर पर। हालात भयावह हैं और विकराल होते जा रहे हैं। हर रोज इतने शव आ रहे हैं कि सबका पोस्टमार्टम तक नहीं हो पा रहा। किलर कोरोना के कोहराम से छत्तीसगढ़ में महामारी विकराल रूप अख्तियार करती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 10,521 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 82 लोगों ने दम तोड़ दिया है। रायपुर में 2,833 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 37 लोगों की जान चली गई। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बाढ़ आ रही है। बेड, वेंटिलेटर फुल होते जा रहे हैं। इलाज के लिए लोगों को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और इन सब के बीच कोरोना मरीजों की मौत कोरोना के डेडली रूप को साफ साफ बयां कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तो कोरोना ने इतना विकराल रूप धर लिया है कि यहाँ के शमशान घाटों पर चिताओं की आग ठंडी नहीं पड़ रही। आलम यह है कि शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी जगह कम पड़ रही है। दुर्ग भिलाई के मुक्ति धामों में रोज करीब 50 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस बीच सूरत में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि 15 साल पुराने शमशान घाट को फिर से तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना की सेकेंड वेव मौत की सुनामी लेकर आगे बढ़ रही है। ऊपर सूना आसमान, नीचे जमीन पर शमशान में कम पड़ रहे इंतजाम है। एम्बुलेंस 24 घंटे अस्पताल से शमशान के चक्कर लगा रही है। हर ओर बेबसी और लाचारी का मंजर पसरा है। कोरोना के महाविस्फोट से हालात बेकाबू हो चले हैं। अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। वेंटिलेटर की किल्लत भी काल को न्योता दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि आप नाम लिखवा दीजिए, जैसे ही वेंटिलेटर खाली होगा आपको कॉल या फीडबैक आ जाएगा। हालात विकराल है। ऐसे में कोविड मरीजों की हर एक सांस संकट के दौर से गुजर रही है। ऊपर से जो लोग मौत की आगोश में समा गए, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। गुजरात के सूरत का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां कोरोना वायरस से हालात भयावह हो चुके हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये अब तक की सबसे डरावनी तस्वीरें होंगी, जहां शमशान में शवों के अंबार के बीच पुराने शमशान को फिर से तैयार किया जा रहा है। सूरत में कोरोना की स्थिति काफ़ी विकट है और मरने वालों की संख्या में लगातार जो है वो इजाफा हो रहा है, जिसके चलते स्मशान में काफ़ी भीड़ है, लोग लाइन लगा रहे हैं। इस वक्त हम कैलाश मोक्ष धाम में है। तापी नदी के किनारे आया हुआ ये कैलाश मोक्ष धाम है, जो पिछले 15 साल से बंद था। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मोक्ष धाम है वो पिछले 15 साल से बंद था, लेकिन जो कोविड की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सूरत नगर निगम और यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनकी मदद से ये जो मोक्ष धाम है वो दोबारा कार्यरत किया जा रहा है। कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा बेतहाशा रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे हालात बेकाबू हो चले हैं। अब सूरत में 15 साल से बंद पड़े कैलाश मोक्ष धाम को दोबारा से खोलने की नौबत आ चुकी है, जो ये साफ इशारा कर रही है कि कैसे कोरोना की सेकेंड वेव आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो ये कैलाश मोक्ष धाम पाल अड़ाजन का 2006 से बंद पड़ा था
वो मेरे दिमाग में ही था। मैंने गांव के लोगों को, गांव के युवाओं को, यहाँ के जो स्थानीय कॉरपोरेटर है, पूर्व कॉरपोरेटर है और ट्रस्टी का संपर्क करके उनसे रिक्वेस्ट करी। सब लोगों ने ये सेवा का काम है, सब ने अपने सर पे ले लिया है। सूरत में 3 शमशान है और तीनों में शवों का अंबार लगा है। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। 3 स्मशान भूमि है सूरत में, वो वेटिंग में वहाँ लोगों को रहना पड़ता है। तो आदरणीय कमिश्नर साहब ने भी हमको बोला कि भाई कोई भी जगह होए जो आपके दिमाग में, तो वहाँ शुरू करना है। सूरत शहर में कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया है कि मौत का आंकड़ा खौफनाक तरीके से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में गुजरात में 5,469 कोरोना केस सामने आए हैं, जिसमें सूरत से 1,448 केस मिले हैं। पूरे गुजरात में 54 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं बीते 24 घंटे में सूरत में 18 कोविड मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। कोरोना से अपनों को गंवाने वाले लोगों का हाल देखकर किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। सूरत में बीते 2-3 हफ्ते में ही संक्रमण की बुलेट रफ्तार से शहर में हर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। व्यवस्थाएं बौनी नजर आ रही हैं और जरूरतें बहुत ज्यादा। शहर के निजी और सरकारी अस्पताल भर चुके हैं। सूरत में एक साथ 25 लोगों के शव का दाह संस्कार हो सके, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। बावजूद इसके शमशान घाट पर लोगों को अंतिम संस्कार के लिए टोकन लेना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे टोकन लेने के लिए 1 घंटा में लाइन में खड़ा रहा। उसके बाद मेरा नंबर आया। बाद में मुझे वापस ऐसे बोलने के लिए आया कि आपको अभी रुकना है, आपको टोकन सिर्फ नंबर रिसिप्ट मिली है, अभी आपको टोकन मिलने का बाकी है। टोकन मिलने के बाद भी मुझे पता नहीं है कि मेरी डेड बॉडी का नंबर कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 20 से 22 लाश वेटिंग में पड़ी हुई है। सूरत में आलम यह है कि एक वाहन का शव जाता है तो कुछ ही देर में दूसरा वाहन शव लेकर पहुंच रहा है। कतार में रखे गए शवों में कोविड मरीजों के शव एक अलग जगह रखे जाते हैं और बारी बारी से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सूरत शहर में सिर्फ 3 ही शमशान है और ये जो हम यहाँ पर खड़े हैं वो 15 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन कोरोना की गंभीर स्थिति को देखकर ये अब दोबारा चालू हो रहा है। सूरत से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है। दोपहर 12 बजे आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक के बाद में कोई बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें केजरीवाल की तरफ से निर्णय लिया जा सकता है, वायरस रोकने के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लगातार दिल्ली में भी दिन ब दिन मामले बढ़ रखे हैं और अगर मामलों की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा दिल्ली में मामले एक दिन में 24 घंटों में सामने आए। और लगातार देश भर में मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी सैयद आमिर मेरे साथ में जुड़े हैं, मोहित बख्शी मेरे साथ में हैं, वहीं दक्षिण भारत का भी हाल जानेंगे, यासिर भी मेरे साथ में है। लेकिन सबसे पहले सैयद आमिर, क्या दिल्ली में भी लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं और जिस तरह से डीडीएमए लगातार जो है कड़ाई पेश कर रहा है ताकि जो कोरोना का प्रभाव है उसे रोका जा सके। 10,000 से ज्यादा मामले और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। खासतौर पे कुछ ही दिनों में अगर देखें आंकड़ा डबल से भी ज्यादा हो चुका है और इसको देखते हुए समीक्षा बैठक लगातार की जा रही है। 12 बजे जो बैठक उसमें भी तय किया जा सकता है कि आगे क्या करना है, लॉकडाउन रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से बहुत कुछ संभाला नहीं जा सकता। नाइट कर्फ्यू में आज ज्यादातर लोग घर में होते हैं, ऐसे में नाइट कर्फ्यू से कितना कोरोना को रोका जा सकता है ये आप भी जानती हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में मामले बढ़े हैं, पिछले के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आपको याद होगा कि एक प्रेस ब्रीफिंग में मैंने खुद पूछा था स्वास्थ्य सचिव से कि क्या अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मामले कितने होते, तो उनका कहना था रोजाना 8 लाख मामले हो सकते थे। तो यही स्थिति जो है
2 लाख के करीब पहुंच रही है। कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा 2 लाख रोजाना पहुंच जाएगा। स्थिति खराब होती जा रही है। दिल्ली की और बात रोजाना करें, 10,000 से ज्यादा मामले, यही स्थिति दर्शाती भी है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा भी कि अस्पतालों में बेड की व्यवस्था बहुत मुश्किल हो जाएगी। मोहित इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के बाहर मौजूद हैं। मोहित, जरा स्थिति बताएं, अस्पतालों की बढ़ते मामलों के चलते स्थिति और बिगड़ सकती है, तो क्या अगर लॉकडाउन की बात है तो वो पूर्णतः लॉकडाउन होगा या फिर ऑल्टरनेट डेज को ध्यान में रखते हुए, ताकि भीड़, ताकि गैदरिंग ना हो सके, किस तरह की स्थिति बन सकती है? नैना, पहले मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि लॉकडाउन को लेकर ही पे बैठक नहीं है। बैठक सबसे पहले महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें समीक्षा बैठक होगी। लगातार बेड्स की जो है कमी ना हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। 12,000 के करीब दिल्ली के पास अभी बेड्स हैं। पिछली बार जब पीक आया था तो लगभग 18,500 बेड्स थे। इसलिए आज मैं सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है न्यूज नेशन के पास कि केंद्र से भी जो केंद्र के पास इस वक्त 1,090 बेड बताए जा रहे हैं केंद्र की तरफ से, जो दिल्ली में मुहैया कराए गए हैं, तो उनकी संख्या को भी 4,000 तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। जो केंद्र से बात की जा रही है कि उसकी संख्या को 4,000 पहुंचाया जाए। इन्हीं बेड्स की व्यवस्था, साथ ही साथ अस्पतालों में क्या दिक्कतें आ रही हैं मरीजों को, और ऑक्सीजन और तमाम जो केंद्र खोलने हैं, क्योंकि एक एनेक्सी की तौर पर भी केंद्र खोले जाते हैं, कोविड केयर सेंटर खोले जाते हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर भी ये बैठक होनी है। और इसी बैठक में आगे की जो रणनीति है वो भी तय होगी कि कैसे जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसको और आगे की रणनीति तय होगी, ये देखा जाएगा। लेकिन अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में किस तरह की स्थिति है, यासिर से जान लेते हैं। यासिर, स्थिति जरा बताइए, और ये भी बताइए कि क्या यहाँ पर भी अस्पतालों की किल्लत है, क्या यहाँ पर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, या फिर अगर प्रदेश सरकार कोई एक्शन ले रही है तो किस तरह से अब पालन किया जाएगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर भी जो है रोज़ाना मामले ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। कल जो है 10,000 से ज़्यादा मामले कर्नाटक में सामने आए। अगर हम बात करेंगे पिछली बार नवंबर में जो है 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, यानी हम एक बार फिर वहीं पे पहुँच रहे हैं पिछले साल की तरह। ऐसे में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होनी ही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कुछ दिन पहले ही जो है 200 बेड सिर्फ बचे थे बेंगलुरु शहर में, और आंकड़े जो आ रहे हैं लगातार 6,000 7,000 आ रहे हैं बेंगलुरु शहर में। ऐसे में अब सरकार जो है निजी अस्पतालों के साथ जो है फिर से 50% कोटे की बात कर रही है, और जितने भी निजी अस्पताल है प्रदेश में उनको सबको कहा गया है कि 50% जो बेड्स है वो गवर्नमेंट कोटा के लिए रखे जाए, और 50% में वो खुद डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को एडमिट कराए सकते हैं। और खासकर वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर 1.5 लाख प्रतिदिन वैक्सीनेशन कराई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन ज़्यादा होनी चाहिए। और इस वक्त जो है पूरा जोर सरकार उसी पे दे रही है कि वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो है नाइट कर्फ्यू फिलहाल 20 तारीख तक लगाया गया है 7 जिलों में कर्नाटक के, और खासकर बेंगलुरु शहर में। वहीं सरकार का कहना है कि जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने कहा कि मई के पहले हफ्ते में जो है पीक पर जाएगा यहाँ पर कोरोना, तो यानी 10,000 अगर अभी आ रहे हैं तो मई में अगर पीक पे जाता तो काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आएंगे। ऐसे में लोगों को भी एहतियात करना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, और जो लोग बाहर आते हैं सामाजिक दूरी के जो नियम है उनका ख्याल रखना बिल्कुल, मास्क पहनना जरूरी है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना जरूरी है, ये सबसे बड़ा बचाव है। आप तीनों का शुक्रिया, सैयद आमिर, मोहित बख्शी और यासिर मुश्ताक का। लेकिन जिस तरह से स्थिति है उसको लेकर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है। बड़ी खबरों पर लगातार बने हुए, रुक रहे एक ब्रेक के लिए।